हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो चैप्टर नंबर 16 प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित होंगे। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक नंबर फर्स्ट की। टॉपिक नंबर फर्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन। जान लेते हैं पहले प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो एक प्रकार की घटना होती है अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। मान लेते हैं एक तल है, इस पे अभिलंब खींचा गया है। जब इस प्रकाश की किरण इस पे पहले माध्यम से गुजरती है, पारदर्शी माध्यम मान लेते हैं वायु एयर है, और यह दूसरा माध्यम कांच जो है फिगर में जैसा दिया हुआ है। तो पहले माध्यम से गुजरती है तो दूसरे माध्यम में अपवर्तन के पश्चात अपने प्रारंभिक मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। यहाँ पर मान लेते हैं हम 45 अंश पे आ रही है, तो यहाँ पर 45 से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, यानी कि अपने प्रारंभिक मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। यहाँ पर पहला माध्यम वायु है, विरल है, दूसरा कांच सघन है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी अभिलंब की ओर झुक गई। बात करते हैं इससे जुड़े फिगर से जुड़े अन्य तथ्यों की। इसमें जो आई दिया है, आई क्या है? तो आई है आपतन कोण। जब प्रकाश की आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट करते हैं। दूसरा इसमें दिया है आर, यह अपवर्तन कोण। प्रकाश की परावर्तन की घटना में सदैव इससे उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि परावर्तन की घटना में हम कहते हैं दूसरे कोण को परावर्तन कोण। यहाँ पर अपवर्तन की घटना है तो दूसरा कोण जो बनता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, जिसे आर से डिनोट करते हैं। यानी अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण, जिसे आर से डिनोट करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आता है अगला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे प्रकाश के परावर्तन में दो नियम हमने पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण। मान लेते हैं पहले एक माध्यम है, पहला एयर है, दूसरा वाटर है, इसमें एक अभिलंब खींच देते हैं। जैसे पूछा है आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। फिगर से समझिए आप, इसमें कहा है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपको फिगर याद है तो आप परावर्तन की एवं अपवर्तन दोनों नियम अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। परावर्तन में दूसरा नियम होता है आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, परंतु अपवर्तन की घटना में दूसरा नियम होता है चेंज होता है उससे। यहाँ पर दूसरा नियम होता है एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इन दोनों का अनुपात सदैव नियतांक होता है। नियतांक यह अपवर्तन की द्वितीय नियम है। अब इस नियतांक को हम कहते क्या हैं? इस नियतांक को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया पहला माध्यम दूसरा माध्यम, यहाँ पर लिखा गया n2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n2/n1। अब इस नियम को हम एक और अन्य नियम के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम साइन आई बाई साइन आर इक्वल नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n1 से प्रदर्शित करते हैं। n1 और n2 क्रमशः पहले और दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। यदि प्रकाश किरण y से कांच में आ रही हो तब y के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक ang होंगे। ang मतलब y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहीं पर ले दिया हो ANW, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, W मतलब वाटर, डायमंड मतलब हीरा होता है जिसे D से डिनोट करते हैं। यहीं पर लिख दे DNG, ये D है, DNG। यहाँ पर होगा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, नहीं उल्टा, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला टॉपिक है सघन तथा विरल माध्यम। सघन
और विरल, कहने का अर्थ है सघन थोड़ा सा ठोस से रिलेटेड होते हैं और विरल थोड़ा सा द्रव से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं होते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक घनत्व पर आधारित होते हैं। तो सघन माध्यम क्या होते हैं? तो जिन माध्यम का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है, जिस माध्यम का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है उसे हम कहते हैं सघन माध्यम, और जिन माध्यम का आपेक्षिक घनत्व कम होता है उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। निर्वात का अपेक्षित घनत्व शून्य होता है। क्वेश्चन ये भी बहुविकल्पी पूछ लेता आपसे, निर्वात का अपेक्षित घनत्व होता है अधिकतम, निम्नतम, शून्य, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होता है शून्य। अतः निर्वात की विरलतम माध्यम वायु विरल माध्यम है, यानी कि वायु हम विरल माध्यम एज्यूम करेंगे। यहाँ पर दे दिया हो कांच, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, दूसरा दिया है वाटर, जिसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो कांच यहाँ पर होगी सघन माध्यम, वाटर होगी विरल माध्यम। यहीं पर एयर दे दिया हो हवा, तो एयर और वाटर में तुलना करें तो एयर विरल होगी, वायु सघन होगी। नहीं, एयर विरल और पानी सघन, यानी कि वाटर सघन होगी। अब देख लेते हैं इसे अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है प्रकाश की वेग व तरंगदैर्ध्य का मान सघन माध्यम में कम हो जाता है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। अपने सबसे पहले ऊपर हम चर्चा किए, जे अपवर्तन की घटना में निम्न में से क्या परिवर्तित होते हैं? दे देगा ऑप्शन में आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपवर्तन की घटना में आवृत्ति जो होती है अपरिवर्तित होती है, परंतु तरंगदैर्ध्य और वेग का मान होते हैं वह बदल जाते हैं। यदि प्रकाश किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसा हमने ऊपर बताया आपको। और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यहाँ पर मान लेते हैं हम पहला माध्यम दिया है एयर, दूसरा दिया वाटर। तो वायु जो होगा पानी के सापेक्ष सदैव विरल माध्यम में होगा। जब विरल माध्यम से किरणें जाती हैं अपवर्तन के पश्चात तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। यहाँ पर कोण मान लेते हैं हम 50 अंश है, तो यहाँ पर कोण 50 नहीं होंगे, उससे कम होंगे, यानी कि झुक गई है। यदि इससे विपरीत पूछा जाए, मान लेते हैं यहाँ पर ग्लास कांच है पहला माध्यम, दूसरा माध्यम वाटर है। तो यहाँ पर पहला माध्यम सघन है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। मान लेते हैं यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर कोण होंगे 50, 45 से अधिक होंगे, यानी कि अभिलंब से दूर हट गई है। देखिए अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है प्रकाश का गमन, प्रकाश के वेग, प्रकाश की आवृत्ति, प्रभाव, इन दोनों पर हम कुछ तुलना कर लेते हैं। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, सघन से विरल यानी कि वेग में वृद्धि होती है, आवृत्ति दोनों माध्यम में अपरिवर्तित होती है, तरंगदैर्ध्य में वृद्धि होती है। अब वेग में वृद्धि मतलब तरंगदैर्ध्य में वृद्धि कैसे होता है? आवृत्ति यहाँ पर v बराबर होता है यन लैम्डा के, v बराबर यन लैम्डा, जहाँ लैम्डा तरंगदैर्ध्य होती है और v होती है चाल। तो इन दोनों में अनुक्रमानुपाती का संबंध है। यदि वेग बढ़ता है तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेंगे, वेग घटता है तो तरंगदैर्ध्य घटेंगे। सघन माध्यम से विरल माध्यम, आपको याद क्या करनी है? याद करने के लिए सघन मतलब ठोस, ठोस में आकर्षण बल होते हैं अधिक, अधिक मतलब वृद्धि, वृद्धि मतलब वेग में वृद्धि, तरंगदैर्ध्य में वृद्धि, और जो आवृत्ति होती है अपरिवर्तित। विरल माध्यम से जब सघन में जाते हैं तो विरल आपको एज्यूम करना है जैसे द्रव, द्रव में अंतराणुक बल जो होते हैं वह ठोस की अपेक्षा कम होते हैं, यानी कि कमी, वेग में कमी और तरंगदैर्ध्य में कमी। इससे हम याद कर लेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध क्या होते हैं। इसमें संबंध एकदम अनुक्रमानुपातिक होते हैं। जैसे पढ़ लेते हैं हम, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो हम लिखेंगे क्या? y में प्रकाश की चाल बराबर कांच में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम में जैसा होगा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल एज्यूम की जाएगी। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे हम ANG, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर लिखते हैं, पहले वायु है तो लिखेंगे y में प्रकाश की चाल, जिसे हम c से डिनोट करते हैं, g यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, जिसे v से डिनोट करते हैं। y में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर। यहीं पर दूसरा माध्यम दे दिया हो, मान लेते हैं माध्यम लिख दिया हो DNW, यानी कि जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक
तो जिससे प्रकाश की ऐसे संबंध करेंगे चाल में, इनके बिटवीन जो चाल होगी, तो जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बराबर होगा हीरे में प्रकाश की चाल यानी कि डी, डायमंड में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल, इस तरह से बनेगा। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन यहाँ पर अभी ये भी उठ सकता है, जो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है किस पे निर्भर करता है, तो रंग पर निर्भर करता है। हमने स्नेल के नियम में पढ़ा एक ही रंग के प्रकाश के लिए वहाँ पर भी रंग आ गए हैं। आगे पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है यह बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। आपने पहले पढ़ा होगा प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना, तो प्रकीर्णन में जो बैगनी रंग होता है उसका सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, उसकी आवृत्ति भी सबसे अधिक होती है। लेकिन प्रकाश जब लाल रंग की बात करते हैं तो लाल रंग का जो आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति सबसे कम होती है और प्रकीर्णन भी सबसे कम होती है। अब तरंगदैर्ध्य की बात करते हैं तो तरंगदैर्ध्य से हम उल्टा प्रति से हमने याद किया था विबग्योर, VIBGYOR से, यानी कि V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, यानी कि बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, उसके बाद होता है सबसे कम लाल का। इसे हम विबग्योर से याद करते हैं उस प्रकाश की किरणों को, विबग्योर या बैजानी पिनाला, उसी माध्यम से हम देखते हैं। तो बैगनी रंग के प्रकाश किरण की आवृत्ति और प्रकीर्णन सबसे अधिक होते हैं, जबकि लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष Y की अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। यदि हमने लिखा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि GNA। जब इसे उल्टा करेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/GNA हो जाएगा। यहीं पर हम एज्यूम करते हैं दूसरा माध्यम कांच और ले लेते हैं हीरा, तो लिखते हैं DNG यानी कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बराबर लिख सकते हैं 1/GND यानी कि हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सेम उसके विपरीत, इसलिए हम व्युत्क्रमानुपाती लगाते हैं। क्रमिक समांतर पारदर्शी माध्यम में अपवर्तनांक, क्रमिक समांतर, तो मान लेते हैं पहला समांतर इस तरह से जूम कर लेते हैं। पहला माध्यम वायु है A, दूसरा माध्यम कांच है, तीसरा माध्यम है क्या, जल ले लेते हैं, और इसका चौथा माध्यम वायु, यानी कि 4 माध्यम है। पहले माध्यम पर अभिलंब हम खींचते हैं, अभिलंब, प्रकाश की किरण आती है विरल से सघन में, विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुकेगी, यहाँ पर आती है। दोबारा हम एज्यूम करते हैं अभिलंब, अभिलंब एज्यूम किए, जिसे यहाँ पर है क्या, कांच सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हट गई। दोबारा हम एज्यूम करते हैं तो आता क्या, ए, यहाँ पर आता है वायु और वाटर, तो वाटर क्या है, वायु के सापेक्ष सघन है, अब सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि जो यहाँ पर कोण होंगे ये कोण बराबर होंगे, I आपतन कोण, यहाँ पर R अपवर्तन कोण, यहाँ पर एकांतर के नियम से देखते हैं R हो जाता है, यहाँ पर शीर्षाभिमुख R हो जाएगा, यहाँ पर भी R होंगे, और यहाँ पर होगा आपतन कोण I। अब इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, अब इसी फार्मूले को हमें डिराइव करनी है। तो पहला माध्यम लिखेंगे हम क्या, ANG बराबर लिखेंगे साइन I बाई साइन R। अब लिखेंगे दूसरा क्या, GNW साइन R बाई साइन R, साइन R। अब दूसरा क्या लिखेंगे उसके बाद, WNA, अब लिखेंगे साइन R बाई साइन I। दोनों कट के लिखते हैं, क्या बचते हैं एक, वही फार्मूला है ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। मान लेते हैं माध्यम है वायु, एक वायु ले लेते हैं, दूसरा हीरा ले लेते हैं, तीसरा हम कांच ले लेते हैं G। अब इन तीनों के मध्य जो इस समांतर पारदर्शी माध्यम में रिलेशन बिल्डअप करनी है ADG में, तो क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे हम A और D के मध्य, यानी कि Y के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, Y के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो लिखेंगे
ए, वाई के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक इंटू लगाएंगे। अब लिखिए यहाँ पर ए आया तो पहले हम ए लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे यन अपवर्तनांक। अब इन दोनों के बीच में डी ए हो गया, बचा है जी, अब जी लिख देते हैं यहाँ पर जी, पुनः इंटू लगाएंगे, जी लिख देंगे, अब यन लिखेंगे अपवर्तनांक। अब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के मध्य क्या नहीं आए हैं, डी नहीं आया है, डी, यानी कि 3 माध्यम में 2 को एक साथ लेनी है, ए को बाइकाट करनी है, वो भी किस तरह से, डीएनए जो यहाँ पर ए है यहाँ पर होना चाहिए, जो टर्म यहाँ पर आती है यहाँ पर टर्म होना चाहिए, डी है, यदि हम आगे चौथा माध्यम होता है तो डी से ही शुरू करना होगा। इन सभी का गुणनफल होता है 1। आप चाहे जितना भी माध्यम ले सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।